नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख 30 जुलाई। आज का टर्म उत्तर प्रदेश का इतिहास के 2 एपिसोड पहले कर चुके हैं। तीसरा एपिसोड आपके सामने है, बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। अगस्त का डेली 30 स्टार्ट रहेगा। आप लोगों के प्यार ने इसे बंद नहीं होने दिया, तो उस डेली 30 में जो कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं, आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर जाइए, वहां से कर लीजिए, जिससे कि 1 तारीख से प्रॉपर आपको क्लास मिलने लगे। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। सुचेता कृपलानी भारत के किसी प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? क्या ये स्टेटमेंट सही है? उत्तर प्रदेश की तो थी ही, लेकिन क्या किसी प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करने वाली पहली महिला थी? पहली मुख्यमंत्री थी महिला। तो पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है, सुचेता कृपलानी 1953 से 59 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुचेता कृपलानी का जो कार्यकाल था वो 1963 से 1967 तक था। ये गलत दिया है दूसरा। कार्यकाल यहाँ पर पूछा जाने का कोई बहुत ज्यादा तुक नहीं बनता है, लेकिन मोटे तौर पर आपके दिमाग में रहेगा तो ये बात आप कहीं पर जब पूछी जाएगी तो आप आसानी से एलिमिनेट करने में इसका उपयोग कर सकते हैं, इस बात का, और आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1963 से 1967 तक ये मुख्यमंत्री रही। और ये जो है कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी। श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग विभाग में कैबिनेट मंत्री भी रही थी। अगला जो प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। पहले मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछे जाए वो यूपी के, तो गोविंद वल्लभ पंत थे। और दूसरा है कि सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये उस क्वेश्चन में कर चुके हैं, ये गलत रिपीट हुआ है फैक्ट। एज ए क्वेश्चन ये सही है, लेकिन एज ए सीरीज जैसा हम कर रहे हैं ये सही नहीं है। तो दोनों यहाँ पर सही हैं। 1963 में ये मुख्यमंत्री बनी थी। और जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, ये वरिष्ठ सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारतीय राजनेता थे। और प्रथम मुख्यमंत्री जब इनको बनाया गया, उसके पहले ये भारत के मतलब चौथे गृह मंत्री भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। गृह मंत्री भी ये रह चुके हैं। कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं थे क्या नहीं थे, कहीं से चर्चा में आ जाएंगे तो पूछ लिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 1937 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में मिली जुली सरकार बनाई थी। 1937 में आपको पता है चुनाव हुए थे, तो मिली जुली सरकार संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश में बनाई। और 1937 के मंत्रिमंडल में गोविंद वल्लभ पंत और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित शामिल थी। पहला स्टेटमेंट और दूसरा दोनों बताइए। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है। पहले की बात जहां तक है, यहाँ पर संयुक्त प्रांत में अकेले ही सरकार बनाई थी, कोई कोलिजन गवर्नमेंट नहीं बनी थी, अकेले ज्वाइंट गवर्नमेंट नहीं थी। और इसमें किसी भी तरीके का किसी से कोई वो नहीं, केवल कांग्रेस थी, कांग्रेस ने सरकार बनाई थी 1937 में। गोविंद वल्लभ पंत भी थे, रफी अहमद किदवई थे, कैलाश नाथ काटजू थे, और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, प्यारेलाल शर्मा और इब्राहिम, ये सब शामिल थे इस मंत्रिमंडल में। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कर बंदी का आंदोलन चलाया था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, ये यूपी के इतिहास की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी घटनाएं राष्ट्र के स्तर पे हुई तो हिस्ट्री में हम करते हैं। यूपी में स्पेशली जो हुआ, तो ये कभी कभी छूट जाता है वहां पढ़ने से, और पूछ लिया जाता है तो लगता है कि ये फैक्ट कहाँ से आया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ जब हुई तो इलाहाबाद के खुसरोबाग में शहीद हुए। खुसरोबाग जो है, ये जो स्टेशन है सिविल लाइन वाला इलाहाबाद का, उसके पास पड़ता है, ऐतिहासिक स्थल है। लेकिन आपको पता है कि चंद्रशेखर आजाद पार्क कंपनी बाग को कहते हैं, वहां पे इनकी प्रतिमा भी लगी है आजाद जी की। तो दूसरा ये गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, व्यापक असर इसका यूपी पे भी पड़ा। और इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन ये जवाहरलाल नेहरू ने इसी समय चलाया था। 23 फरवरी 1931 को मुठभेड़ में जो मिंटो पार्क था, वहां पर, जिसको अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, इन्होंने खुद को गोली मारी थी। किसके सहयोग से 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल में, केंद्रीय जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें, यहाँ पे लेजिस्लेचर लिख के आया लेकिन असेंबली बोलते हैं इसको लैंग्वेज में, तो केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका था, किसके सहयोग से, ये पूछा जा रहा है 5 नंबर प्रश्न में। तो उत्तर प्रदेश के 2 लोग थे, शिव वर्मा और जयदेव कपूर। शिव वर्मा और जयदेव कपूर, इनके साथ, हो सकता है इनका नाम आपने ना पढ़ा हो, तो याद कर लीजिए। जब 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था, तो ये साथ में थे। अगला जो प्रश्न है, काकोरी संयंत्र केस में क्रांतिकारियों का मुकदमा चंद्रभान गुप्त ने लड़ा था। चंद्रभान गुप्त। और दूसरा है कि साइमन आयोग का लखनऊ में विरोध भगत सिंह ने किया था। तो पहला स्टेटमेंट जो काकोरी संयंत्र केस है, तो चंद्रभान गुप्त ने ये लड़ा। और चंद्रभान गुप्त के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूपी के सीएम भी रहे हैं, तो पहला सही है। और साइमन आयोग का लखनऊ में विरोध भगत सिंह ने
यहाँ पर दिया है गलत है। भगत सिंह ने नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ए ऑप्शन, उन्हीं के नेतृत्व में विरोध यूपी में किया गया था। तो 1928 के अंत तक इसका विरोध जो हुआ वो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और ये सीएम बने चंद्रभान गुप्ता। 9 अगस्त 1927 को काकोरी कांड की घटना घटी। तिथि भी आपसे कभी कभी पूछी जाती है। और दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट है कि काकोरी संयंत्र केस में जवाहरलाल को कारावास की सजा हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। तो 9 अगस्त 1927 को नहीं, 9 अगस्त 1925 की बात है। ये ट्रेन से सरकारी धन जब जा रहा था तो उसको लूट लिया गया था, लूटा गया था। काकोरी के पास, ये काकोरी स्टेशन पड़ता है, जब आप लखनऊ से हरदोई वाली रूट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा, तो वहीं पे लूटा गया था। तो ये 27 नहीं, ये 25 की घटना है। 9 अगस्त की डेट जो है वो सही दी है, सन गलत है। राम प्रसाद बिस्मिल, असमाकुल्ला खां, रोशन सिंह, ये इसमें संबंधित थे, तीनों को फांसी दी गई थी। और राम प्रसाद खन्नी, मनमथ नाथ गुप्त, इनको कारावास की सजा हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का इससे कोई लेना देना नहीं था। एक चीज बताएं, जहां ये बंद बंद होने की बात आती थी, नेहरू जी बहुत ज्यादा अपने को एक्टिव नहीं रखते थे, क्योंकि इनको प्रधानमंत्री बनना था, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई? हिंदुस्तान पब्लिक रिपब्लिक एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना 1924 की बात है। अखिल भारतीय स्तर पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना ये नेता बिस्मिल भगत, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल, आजाद जी, इन सब, मतलब भगत चंद्रशेखर आजाद और ये भगत सिंह, ये सब लोग इसमें थे। तो सब लोगों ने मिलकर ये कहाँ पे किया था? ये कानपुर में किया था, और ये 1924 की बात है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 को पारित हुआ। ये दो स्टेटमेंट है। तो जो चौरा चौरी का केस हुआ था, ये जो उसमें अभियुक्त बनाए गए, तो मालवीय जी ने ही उनको बरी कराया, मुकदमा लड़ा, और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 की बात है, ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव वहीं पे पारित किया गया था। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और क्या हुआ था ये सब तो आप जानते हैं, बड़े हो गए हैं। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक कस्बा है। और दूसरा है कि चौरा चौरी ही गांधी जी की जन्मस्थली है। दो ये स्टेटमेंट है, आपको बताने हैं कौन से सही है। चौरी चौरा मतलब ये चौरा चौरी, मैं बार बार बोल देता हूँ इसको, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। चौरी चौरा इसका सही नाम है। तो चौरी चौरा जो है ये गोरखपुर में है। योगी बाबा जो है हमारे सीएम, तो उनके गोरखपुर के पास में ये चौरी चौरा है। और 5 फरवरी 1922 को यहाँ पर भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस चौकी थी वहाँ पे, उसको उसमें आगजनी की थी। और लगभग 20 से अधिक 22 पुलिसकर्मी माने जाते हैं कि वहाँ जिंदा जल गए थे। और इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि उनकी एक शर्त थी, हिंसा नहीं होनी चाहिए, है ना। उन्होंने कहा अब उपयुक्त नहीं रह गया है माहौल। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। गांधी जी की जन्मस्थली ये नहीं थी। गांधी जी ने यहाँ से असहयोग आंदोलन वापस किया था, क्योंकि वापस ले लिया था क्योंकि हिंसा हो गई थी। एका आंदोलन में छोटे छोटे जमींदार भी शामिल थे, एका आंदोलन। और 2 अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन कानपुर में हुआ। अब एका आंदोलन जो था, इसमें छोटे छोटे जमींदार क्या शामिल थे? बिल्कुल सही बात है। और इसमें किसान आंदोलन तो था ही, लेकिन छोटे छोटे जमींदार भी इसमें शामिल थे, बड़े वाले नहीं। और अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश का जो कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन है, यहाँ पर दिया है कांग्रेस में का राजनीतिक सम्मेलन, ये कानपुर में हुआ। यूपी में तो हुआ था, लेकिन यूपी में कानपुर में नहीं, आगरा में हुआ था। और मौलाना हसरत मोहाली के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और जिस ब्रिटेन की युवराज, इसमें प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा उस समय हुई थी, तो उसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था कि उसका बहिष्कार किया जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ये अलग से स्टेटमेंट देके आपसे प्रश्न बनाया जा सकता है, मतलब अलग से वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है। तो बहिष्कार का फैसला इसमें किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगरा में ये हुआ था। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था, पहला स्टेटमेंट। और एका आंदोलन का नेता मदारी पासी था। मदारी पासी जो था वो इसका नेता था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ये डिस्ट्रिक्ट जो दिए हैं, यहाँ पर ही एका आंदोलन चला था। 1921 की बात है, 1921 के अंत में ये आंदोलन यहाँ पर चलाया गया।
किसानों की लगान बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा के विरुद्ध ये था। तो इसका सब्जेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें किस विषय पर था, तो ये ध्यान रखना। फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया और उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। फरवरी 1918 की बात है। अवध में होम रूल लीग के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने किसानों को संगठित करने की बात शुरू की और 1 फरवरी 1918 में किसान सभा का गठन किया, जिसमें गौरी शंकर मिश्र, इंदु नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, ये सब इंपॉर्टेंट थे। गांधी जी का इसमें कोई योगदान नहीं था, बाकी विचारधाराएं हो सकती हैं उनसे मिलती जुलती, लेकिन तब गांधी जी इतने सक्रिय भी नहीं थे, गांधी जी आए ही थे विदेश से। तो थोड़ा सा अगर टाइमलाइन पे आप ध्यान देंगे तो भी आप कर सकते हैं इन प्रश्नों को। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, देखिए हर क्वेश्चन का उत्तर आपको सीधा नहीं पता चलेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको एलिमिनेट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। उनका जो ऑप्शंस है, उनके ऑप्शंस को आप देखिए, उनको एलिमिनेशन विधि से, मेथड से ये करिए कि इसमें ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। आप दो बचा तो एक में थोड़ा सा फैक्ट याद करिए और टिक कर दीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान बनारस में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? अब असहयोग आंदोलन कब हुआ, एक तो ये आपको पता होना चाहिए, असहयोग आंदोलन का सन आपको पता होना चाहिए, और उसके आसपास ऐसा भी आप याद कर सकते हैं कि याद हो कि कब इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा तरीका है आपको सीधा पता हो कि किसकी, तो उन जैसे अब यहाँ पे कैसे एलिमिनेशन, कैसे बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना पहले हो चुकी थी, हिंदू कॉलेज ये भी पहले। असहयोग आंदोलन जब हुआ तो असहयोग आंदोलन के समय यही बच रहा है ना, काशी विद्यापीठ, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही निकाला जाता है इसको, है ना। काशी विद्यापीठ की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए की गई थी। गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ हुई, जिसमें खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया। ठीक है, तो ये जो खिलाफत कमेटी के प्रस्ताव को पास किया गया था, ऐसी बैठक गांधी जी की अध्यक्षता में इलाहाबाद में हुई थी, प्रयागराज जिसको आज कहते हैं। तो इलाहाबाद में 20 जून 1920 की बात है, और यहाँ पे खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया और उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रांतीय सम्मेलन फिर मुरादाबाद में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भगवान दास ने फिर की। ठीक है ना, तो अक्टूबर 1920 में ये प्रांतीय सम्मेलन जो हुआ था वो उसके बाद हुआ, इलाहाबाद वाले के बाद में। ठीक है, और वैसे जो खिलाफत कमेटी की बैठक जहाँ पे खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव, तो ये इलाहाबाद में ही हुआ था। ठीक है, 1916 ईस्वी में कहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ 1916 में, तो ये अधिवेशन हुआ था आपका 1916 में लखनऊ में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंसेस में ये सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन, कांग्रेस कमेटी का पहला। और 1909 ईस्वी का सम्मेलन भी आगरा में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1916 में साथ साथ लखनऊ में हुआ। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन ये लखनऊ में हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न था, इसके भरोसे और फैक्ट आपने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन कहां पे संपन्न हुआ था? अब 1905 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बंगाल विभाजन उसी समय हुआ। ठीक है, तो ये जो सम्मेलन 1905 का हुआ था, ये वाराणसी में हुआ था, बनारस में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 21वां अधिवेशन था, दिसंबर 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे, है ना। और गोपाल कृष्ण गोखले बहुत बड़े समाज सेवी सेनानी थे, और इनके गुरुजी का नाम कभी कभी आपसे पूछा जाता है, तो महादेव गोविंद रानाडे के ये शिष्य थे, तो गोविंद रानाडे इनके गुरु हो जाएंगे। ठीक है, और इनको ये गोखले जो थे, ये वित्तीय मामलों की बहुत अच्छी समझ थी इनको, तो उसमें बहस भी करते थे, अच्छा डिबेट करते थे। तो ग्लैडस्टोन इनको कहा जाता था भारत का। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने, नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए ट्रेन करने के लिए, ऐसा इन्होंने किया था। और महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो ये तीन, रानाडे, रानाडे के बाद में गोखले और गोखले के बाद में गांधी, तो ये तीन पीढ़ियां हैं गुरु शिष्य परंपरा की। अगला जो प्रश्न है, कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहां संपन्न हुआ था? 1925 का अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है? 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी, और यह अधिवेशन संपन्न हुआ था कानपुर में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये पहला मौका था जब किसी भारतीय महिला ने इसकी अध्यक्षता की थी। वैसे महिला ने अध्यक्षता 1917 में कर दी थी, एनी बेसेंट 1917 में पहले अध्यक्ष बन चुकी थी। तो अगर फर्स्ट फीमेल पूछा जाएगा प्रेसिडेंट, तो आप एनी बेसेंट को 1917 में टिक करेंगे, जो कि कलकत्ता अधिवेशन था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कहां पे संपन्न हुआ, जहां पे पहली बार भारतीय महिला ने किया
अध्यक्षता, तो वो कानपुर हो जाएगा। ठीक है, तो कानपुर स्थान, और अगर भारतीय महिला पूछी जाएंगी तो ये हो जाएंगी सरोजनी नायडू। और अगर वैसे महिला पूछी जाएंगी तो आप उनको एनी बेसेंट को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कांग्रेस अधिवेशन स्थल और वर्ष सब इलाहाबाद दिया है, 1888, 1892, 1910, 1899। तो इसमें 1888 सही है, 1892 सही है, 1910 भी सही है, लेकिन 1899 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1899 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, न कि इलाहाबाद में। तो डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। 1899 में ये रोमेश चंद्र दत्त थे, आरसी दत्त, और ये लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। बाकी ये सब सही है ना। 1800 जो ये 1888 है जॉर्ज की अध्यक्षता में, 92 जो है WC बनर्जी की अध्यक्षता में, और ये विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में 1910। सब देखिए अंग्रेज इसके अध्यक्ष हो रहे हैं। फिर लखनऊ में होता है तो रोमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त होते हैं इसके। भारतीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताइए, प्रथम जब अधिवेशन हुआ था तो यूपी से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, ये तीनों इसमें शामिल थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कुल 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया, और उसमें से यूपी के ये गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, और एक नाम और याद कर लीजिए, जानकीनाथ घोषाल। ये लोग इंपॉर्टेंट थे, और लोग भी इसमें शामिल थे। यूपी बड़ा है ना, तो इसका प्रतिनिधित्व भी बड़ा है। 72 में से 4 तो ये नाम दिए ही हैं, कुछ और लोग भी इसमें थे, सारे लोगों का नाम नहीं पता है, लेकिन ये प्रमुख नाम है जो ध्यान रखेगा। शिवदयाल साहब द्वारा आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई। पहला स्टेटमेंट। आज एक हिस्ट्री का ज्यादा क्वेश्चन हो गया है, ये जब सेट हो गया तो मैंने देखा चलो ठीक है कर देते हैं। तो शिवदयाल साहब आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किए थे, क्या ये बात सही है? और स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने मेरठ में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। तो जो नाना साहब थे, नाना साहब की बात अगर हम करें, धोंधू पंथ की बात हम कर रहे हैं, धोंधू पंथ, तो इन्होंने कानपुर में किया था, ना कि मेरठ में। तो दूसरा तो गलत हो गया। बाकी राधा स्वामी सत्संग कई बार पूछा गया है। राधा स्वामी सत्संग, शिवदयाल साहब और आगरा, ये 3 चीजें याद कर लीजिए एक साथ में। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और नाना साहब जो है ये धोधू पंथ इनका मूल नाम था, और ये कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने प्रदान किया था। और ये ध्यान रखिएगा, एक कंफ्यूजन खूब होता है यहाँ पर। चलिए करंट अफेयर के पहले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया? पिंक प्रोटेक्शन, पिंक प्रोटेक्शन जो है ये केरल पुलिस ने किया है। कहाँ पे? केरल पुलिस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वैसे यूपी में भी बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं महिलाओं के लिए। यूपी का करंट अफेयर का एक हमने श्रृंखला अभी श्रृंखला प्रारंभ की है हमने, तो वो जो सीरीज है उसका एपिसोड फर्स्ट अभी हमने जारी किया है, उसको भी आप लोग देख लिया कीजिए। 10-12 मिनट में, 12-13 मिनट का वीडियो होगा, 13 मिनट के आसपास। तो उसमें आप तैयार होते रहिए, अपडेट होते रहिए। मॉक टेस्ट भी एक श्रृंखला चल रही है, उसको भी, और थोड़ा सा लोगों तक इसको शेयर करिए, है ना। आजकल अच्छे मटेरियल की बड़ी कमी है, ये ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा कमी है। बाजारवाद ने हमको सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन बाजारवाद ने हमसे क्वालिटी छीन ली है। बाजार जो है मार्केट बेचने की जगह होती है, तो सब कुछ बेचा जा रहा है धड़ल्ले से। और आप कहेंगे मैं भी तो बेच रहा हूं, बेचने में भी अंतर होता है, बेचने में भी अंतर होता है। अच्छा एक चीज बताइए, मैं बेच रहा हूं ठीक है, कोई दूसरा बेच रहा है वो भी ठीक है, लेकिन बेचने वाले को तो ये पता चलना चाहिए ना कि खरीदार को चाहिए क्या। मुझे ये बात पता है, तो इसलिए अगर मैं बेच भी रहा हूं तो उसमें थोड़ी सी क्वालिटी है, और बेचने के दाम पे भी निर्भर करता है। तो भीड़ जो होती है वो कभी कभी गुमराह कर देती है, और ज्यादा लोग जिधर जा रहे हैं पक्का वहां पे कुछ लोचा है। स्पेशल तो अलग ही दिखते हैं ना। प्रधानमंत्री की जब बैठक होती है, या मतलब रैली होती है, बैठक नहीं कहेंगे उसको, तो भीड़ पूरी होती है, उसमें आप भी जाते हैं, तो आप भीड़ को देखते हैं या प्रधानमंत्री को देखते हैं? प्रधानमंत्री और अन्य जो नेता आएंगे कुछ उनके साथ, उनको देखेंगे। हाँ, अब उनके आसपास अगर वो कुत्ता भी होगा ना सिक्योरिटी वाला, तो उस डॉग को भी आप देखेंगे ध्यान से, वो अलग बात है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी वाले व्यक्ति के साथ है। तो भीड़ की कोई दिक्कत, मुझे कोई दिक्कत उससे नहीं होती है, लेकिन कुछ एक न्यूनतम जरूरी होता है कि इतना कुछ होगा ना। जैसे आपके, आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो लोकसभा राज्यसभा में भी कोरम पूरा करने की बात होती है कि इतने लोग होंगे तभी कुछ पास होगा। 550 में से कुछ तो चाहिए, 50-55 कुछ संख्या निर्धारित करेंगे 10%, तो उसी तरीके से कुछ कार्यक्रम चलाने के लिए भी जरूरी होता है, बस ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है,
तो हाँ, तो केरल पुलिस ने ये किया है और सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सेफ्टी के लिए पिंक प्रोटेक्शन, तो कोई ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट, उसमें सब जगह पे प्रोटेक्शन की बात हो रही, तो जहां पे भी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। सार्वजनिक स्थलों पर दहेज से संबंधित मुद्दों, साइबर अ, धमाके धमकाने, मतलब साइबर धमकाने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे कोई व्हाट्सएप पे परेशान कर रहा है फोन कॉल करके, और अपमान, इन सबको रोकने की बात इसमें की जाएगी। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज, नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस का खिताब किसने जीता है? और ये जीतने वाली हैं आपकी वंतिका अग्रवाल। वंतिका अग्रवाल ने ये नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस का खिताब 11 राउंड से 9.5 अंक हासिल करके जीता है। तो ए ऑप्शन इसका याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन ही ये आजकल जो प्रतियोगिताएं भी है वो हो रही है। तो ये पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी हैं, उसने दूसरा, और तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री हैं, इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, प्रथम है वंतिका अग्रवाल का। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के लिए। असम में, असम में अभी बांस औद्योगिक पार्क, बंबू इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, इन्होंने दीमा हसाओ जिला है, वहां पे मंडेर डीसा में एक बांस औद्योगिक पार्क की भी आधारशिला रखी है। मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इस परियोजना को उसके द्वारा 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और बांस औद्योगिक पार्क जो यहाँ पर जितना भी एरिया जो है, वहां पे इसके डेवलपमेंट में युवाओं को साथ लेके रोजगार उपलब्ध कराएगा, तो डेवलपमेंट में इस तरीके से भागीदारी हो पाएगी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना पीडीडी यूयूकेएसवाई का शुभारंभ किया गया था, कब किया गया था, किस डेट में? तो ये किया गया था, मतलब सन पूछा जा रहा है, वर्ष 2016 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, वर्ष 2016 में इसको किया गया था। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना है। और ये जो पर्यावरणीय संपोषण और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और गाय आधारित अर्थव्यवस्था की इसमें बात की गई थी। और ये जो काउ बेस्ड इकोनॉमी की बात है, यहीं से शुरू हुई थी। मानव संसाधन विकसित करने की बात इसमें की गई थी कि इन्हीं के आधार पर एग्रीकल्चर में और जो मतलब हस्बेंड्री है उसमें वर्क हो सके। और अभी इस योजना के तहत 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, जिसमें 108 प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, सारे अभी शामिल नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अकादमिक क्रेडिट बैंक को किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? अकादमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना जो है ये की जाएगी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा इसको किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 आई थी, उसी के तहत ये सब काम किए जा रहे हैं। अकादमिक क्रेडिट बैंक जो है ये किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश करने और उसे पूरा करने के कई विकल्प इसमें देगा। और क्रेडिट बैंक के तहत छात्रों के लिए किसी डिग्री या पाठ्यक्रम को जब वो छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं उसको, और संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑप्शंस होंगे उनके पास। यानी कि एक निश्चित समय के पश्चात छात्र अपनी अधूरी छोड़ी हुई जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर सकेंगे। अभी चाह रहे हैं तो थोड़ा स्टॉप ले लें, अभी क्या है आप एग्जाम छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर आप आगे कब देंगे, क्या करेंगे, इसमें कुछ बाउंडेशंस है। इसमें कई स्तर पे उसको सुविधाओं को दिया जाएगा। सेमेस्टर की बात भी जब हो गई है तो उसमें जैसे 3 सेमेस्टर, 4, जैसे मान लीजिए कि 2 साल का कोई डिग्री कोर्स है, उसमें 4 सेमेस्टर है, तो 3 पूरा है तो एक ही देना पड़ेगा। ऐसे क्या होता था, 1 साल पूरा, अगर आपने एक बीच में छोड़ा तो 1 साल बर्बाद हो जाता था, इस तरीके से। कोविड-19 रोगियों के लिए भारत की पहली स्वदेशी शारीरिक मानदंडों की निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? तो ये जो निगरानी प्रणाली है इसका नाम है कोविड बीप। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, आप लोग उत्तर देते रहिए। और भारत की ये पहली स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मानदंडों की निगरानी प्रणाली है, और इसको ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है। तो भारत की पहली स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मानदंडों की निगरानी प्रणाली है ना, वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम है ये कोविड वीप, और इंडिया का ये पहला है ना, इंडिजिनस है। नंदू नाटेकर जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस खेल से संबंधित थे? पहली बात तो ये खिलाड़ी थे, सम्मिलित करने में पूछा जाए तो आप ये कर सकते हैं। और इनका जो संबंध था वो किस खेल से था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका जो संबंध है नंदू नाटेकर का,
ये आपसे पूछा जा सकता है कभी भी, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड थे। बहुत पुराने खिलाड़ी, 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था इन्होंने। लेजेंडरी इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है ना, ये माने जाते हैं। और 15 साल का इनका कैरियर था, उसमें 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब इन्होंने जीते थे। अर्जुन पुरस्कार भी 1961 में इनको मिला था। कुआलालंपुर में सेलांगोर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता था। तो बस इतना आप ध्यान रखिएगा, अभी तो चले गए। तो ध्यान रखिएगा कि बैडमिंटन से रिलेटेड है। गरिमा ग्रह, व्हाट इज गरिमा ग्रह? तो गरिमा ग्रह जो है ये क्या है? गरिमा ग्रह क्या है? बढ़िया प्रश्न है। गरिमा ग्रह जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय के रूप में इनको विकसित किया गया है। सेल्टर फॉर सेल्टर फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। और ये जो है केंद्र सरकार की, ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से इसको डेवलप किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। और इसके 12 पायलट आश्रय अभी शुरू किए गए हैं। इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों में इनको स्थापित किया गया है। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट है, आगे ये सफल रहेगा तो बढ़ेगा। अंतिम प्रश्न आपके सामने है। हबल स्पेस टेलीस्कोप हाल ही में किस ग्रह के, ये ग्रह गलत लिखा है, देखिए यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, है ना। तो प्लेनेट यहाँ पे सही है, यहाँ पे ये ग्रह होना चाहिए, ग्रह नहीं होता है। ये ग्रह माने घर होता है, होम। यहाँ पे तो घर प्लेनेट है। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप हाल ही में किस ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड पर जलवाष्प का पहला प्रमाण पाया है? ये लैंग्वेज भी थोड़ी सी गलत है कि हबल इस टेलीस्कोप को भी ये प्रमाण मिला गैनीमेड पर। चंद्रमा है यानी कि उसका उपग्रह है, जैसे हमारा पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है तो चंद्रमा बोल देते हैं ऐसे हम। तो चंद्रमा गैनीमेड किसका है ये पूछा जा रहा है, किसका है ये आपको बताना है। तो जो गैनीमेड है वो किसका है ये आप बता दीजिए। बस जाइए, आज आज के लिए छुट्टी कर देते हैं। तो ये बृहस्पति का है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, जुपिटर का है। और पहली बार खगोलविदों ने चंद्रमा जो बृहस्पति का है गैनीमेड, वहां पे जल वाष्प के प्रमाण का खुलासा किया है, पहली बार इनको मिला है। और ये जल वाष्प तब बनता है जब बर्फ चंद्रमा की सतह से ठोस से गैस में बदल जाती है। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में ये प्रकाशित भी किया गया। और इसमें बताया गया कि नासा का हबल टेलीस्कोप जो है उसने ये डेटाबेस तैयार किया है। ठीक है, नासा ये सब काम बहुत तेजी से करता ही रहता है, आप जानते ही। हबल का स्पेस जो है, हबल के स्पेस टेलीस्कोप इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ ने गैनीमेड की पहली पराबैंगनी छवियां 1998 में मिली थी, है ना, जिसमें विद्युतीकृत गैस के रंगीन रिबन भी दिखाई दिए थे। और अब इसने ये कर दिखाया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की उपस्थिति इससे सिद्ध होती है ना। स्पष्ट हो गया कि है वहां पे। तो ये रहा आज का डे 30। ठीक है, तो अगस्त के लिए आप रेडी होइए और फिर मिलते हैं, मिलते रहेंगे ऐसे। थैंक यू सो मच।